मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी जिस टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे होंगे। मेरा नाम है भारतेंदु मिश्रा एंड आई एम अ फिजिक्स फैकल्टी। मैं पिछले 7 सालों से गाइड कर रहा हूँ स्टूडेंट्स को रिगार्डिंग जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड नीट। और अब ये मेरा इनिशिएटिव है, एक्चुअली पहले भी स्टार्ट हो चुका है, बट मैं रैंडम वीडियोस डाला करता था अपने चैनल पे इमेजिन फिजिक्स पे। बट अब ये कंटिन्यूस मैनर में होगा। और आज का जो फर्स्ट लेक्चर है वो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11 के पोर्शन इंट्रोडक्शन टू वेक्टर से। क्लास 12 के भी वीडियोस आएंगे, धीरे धीरे करके बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारे डीपीपीज, मॉड्यूल्स, क्वेश्चंस एंड ऑल, बहुत सारी चीज़ें आएंगी। बट आज ये जो फर्स्ट वीडियो है ये आपका वेक्टर से चालू हो रहा है। तो लेट्स बिगिन विथ इंट्रोडक्शन टू वेक्टर्स कि एक्चुअली वेक्टर है क्या और इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें जाननी है। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ फिजिकल क्वांटिटी से। फिजिकल क्वांटिटी, देखो सबसे पहला बेसिक सा क्वेश्चन रहता है कि सर फिजिकल क्वांटिटी है क्या। तो दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं या जो भी टर्म्स आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जैसे वर्क पढ़ लिया, मास पढ़ लिया, टाइम पढ़ लिया, फोर्स पढ़ लिया, मोमेंटम पढ़ लिया, टॉर्क पढ़ लिया, जितनी भी चीज़ें जिसको आप मेजर कर सकते हो उसको हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट क्वांटिटी विल बी स्केलर वन, स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटी एंड सेकेंड क्वांटिटी जो रहती है वो आपकी रहती है वेक्टर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी मैं बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ और टॉप लेवल तक लेके जाऊंगा, जहां तक आप गेन कर सकते हो, कैच कर सकते हो, वहां तक मैं लेके जाऊंगा आपको। अब देखो, अब बात आती है कि सर ये स्केलर क्वांटिटी है क्या और ये वेक्टर क्वांटिटी है क्या। तो स्केलर क्वांटिटी मतलब इट विल ओनली हैव मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, इसके पास बस मैग्नीट्यूड रहेगा। जैसे कि फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने पूछा कि सर इसके एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, तो एग्जाम्पल के लिए आप बोल सकते हो कि सर मास हो गया, टाइम हो गया, डिस्टेंस हो गया एंड सो ऑन बहुत सारी क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में मिलेगी जो स्केलर क्वांटिटीज। अब मैग्नीट्यूड बोलने से क्या मेरा मतलब है, इसको जरा क्लियरली समझो। जैसे अगर आप मास की बात करते हो तो आप कोई एक चीज ले लिया, उसका मास मान लो 5 kg है, तो आप बोलते हो इसका मास 5 kg है। आप ये स्पेसिफाई नहीं करते हो कि इसका मास 5 kg ईस्ट डायरेक्शन में है या वेस्ट डायरेक्शन में है या नॉर्थ में है या साउथ में है। ऐसा आप स्पेसिफाई नहीं करते हो, या ये नहीं बताते हो इसका मास 5 kg एक्स एक्सिस में है या वाई एक्सिस में। ऐसा नहीं, सीधे बोलते हो इसका मास 5 kg है। तो आपको डायरेक्शन स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। वेक्टर क्वांटिटी, इसका मतलब हुआ कि इट विल हैव मैग्नीट्यूड as well as direction। अब कोई पूछा कि सर इसका एग्जाम्पल क्या क्या रहेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी चीज़ें आएंगी। जैसे मान के चलो मैं बेसिक से स्टार्ट करूँ तो डिस्प्लेसमेंट में बोलूँगा, डिस्प्लेसमेंट है। फिर उसके बाद मैं बोल दूंगा कि वेलोसिटी है। डिस्प्लेसमेंट के बाद मैं बोल दूंगा वेलोसिटी है। आगे बहुत सारे टर्म आएंगे, जैसे एक्सेलरेशन आएगा, फोर्स आएगा, ये सारी चीज़ें। तब इसमें डायरेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है उसको जरा समझते हैं कि सर आपने बोला कि इसमें डायरेक्शन वाली चीज़ आएगी, क्या आप उसको एलेबोरेट कर सकते हो, जरा ध्यान से देखना। मान के चलो मैंने एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया ऐसा करके, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ठीक। अब कोई एक पर्सन ए है जो इस डायरेक्शन में चलता है। थोड़ा अलग सा कलर यूज कर लेते हैं। कोई एक पर्सन ए है जो इस डायरेक्शन में चलता है 5 मीटर, मैं पर्सन ए मान रहा हूँ। और कोई एक दूसरा पर्सन है बी जो कि इस डायरेक्शन में चलता है, ये रहा पर्सन बी, ये चलता है 3 मीटर। अब अगर कोई पर्सन अगर आपसे पूछता है कि जरा ए के बारे में बताओ कि उसका मूवमेंट किधर है, तो आप बोलोगे कि उसका मूवमेंट 5 मीटर है और आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा 5 मीटर ईस्ट में। कोई पूछेगा बी के मूवमेंट के बारे में बताओ, तो आप बोलोगे 3 मीटर उसका मूवमेंट है, उसने 3 मीटर कवर किया है और नॉर्थ की डायरेक्शन कवर किया है। यहाँ आप दो चीजें स्पेसिफाई कर रहे हो, आप मैग्नीट्यूड भी बता रहे हो, साथ साथ उसका डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट भी बता रहे हो कि उसका मूवमेंट किस डायरेक्शन में हुआ है। तो यही चीज होती है वेक्टर क्वांटिटी। यहाँ हम आगे देखेंगे जब हम काइनेमेटिक्स में जाएंगे, इसको हम डिस्प्लेसमेंट वर्ड से डिफाइन करते हैं, इसलिए मैंने बोला कि डिस्प्लेसमेंट का एक वेक्टर क्वांटिटी। तो एक बेसिक सा आइडिया लग गया हमें कि वेक्टर है क्या। वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है इसके पास मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन होता है। अब यहाँ पे मैं एक नोट पॉइंट लिखने वाला हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट पॉइंट, एक स्पेसिफिक
चीज और होती है जो वेक्टर को डिफाइन करती है कि दोज क्वांटिटीज दोज क्वांटिटीज quantities which will have magnitude as well as direction, magnitude as well as direction, and also follows follows vector law of addition, vector law of addition are called vector quantity, called vector quantity. मैंने यहाँ पे डेफिनेशन में एक और वर्ड यूज कर दिया है, यहाँ पे मैं इसको हाईलाइट कर देता हूँ कि फॉलोज वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। जैसे कि अब कोई भी क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी है, उसके लिए ये तीन कंडीशन होने जरूरी है। उसके पास मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को उसको फॉलो करना चाहिए। जैसे कि मान के चलो 3 kg प्लस 5 kg में अगर पूछूं, आप सीधे बोल दोगे 8 kg, 3 प्लस 5 इज गोइंग टू बी 8 kg। बट अगर मैं पूछूं 3 मीटर नॉर्थ और 5 मीटर ईस्ट, इन दोनों का आप ऐड करो, 3 मीटर नॉर्थ प्लस 5 मीटर ईस्ट, इन दोनों को ऐड करो, तो आप सीधे 8 मीटर नहीं बोल सकते, क्योंकि फिर मैं आपसे पूछ दूंगा 8 मीटर इन विच डायरेक्शन, किस डायरेक्शन, तब आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओ। तो इसीलिए मैंने वेक्टर्स के बारे में स्पेसिफाई कर दिया है कि इसको एक अलग टाइप का एडिशन लॉ फॉलो करना, इसको बोलते हैं वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। उसको आज ही के लेक्चर में हम आगे समझेंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है, कभी कोई आपसे पूछे वेक्टर का डेफिनेशन बताओ, तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा कि मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए, और वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करना चाहिए। अब आगे आता हूँ, वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन पे आएंगे, धीरे धीरे करके सारी चीजें कवर करेंगे। बट नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर्स। रिप्रेजेंटेशन, next thing is going to be representation of vectors, कोई पूछा कि सर स्केलर को अगर मुझे रिप्रेजेंट करना है तो हम तो डायरेक्टली लिख देते हैं मास इक्वल्स टू 5 kg, बट अगर वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कुछ ऐसे होता है, एक एरो रहती है, जैसे यहाँ पे ये जो लेंथ रही एरो की, ये जो लेंथ है, लेंथ आपको मैग्नीट्यूड के बारे में बताता है, लेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड। अभी मैं इसको एलिब्रेट करता हूँ। और डायरेक्शन ऑफ एरो, डायरेक्शन ऑफ एरो defines the direction of vector, direction of vector। अब कोई बोला कि सर ये चीज समझ में नहीं आ रही है कि एरो की जो लेंथ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड है, इसका मतलब आप कहना क्या चाह रहे हो? तो जैसे आप सब ने एक चीज किया होगा, चार्ट पेपर यूज किया होगा अपनी स्कूल लाइफ में। तो जैसे मान के चलो, मैं यहाँ पे चार्ट पे इंट्रोड्यूस भी कर सकता हूँ, बट लेट्स टेक इट मैनुअली। एक बार मैनुअली करके देखते हैं। जैसे मान के चलो यहाँ पे मैंने एक ग्रिड बनाया, ऐसे ऐसे छोटा सा एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ चार्ट पेपर का। जैसे ग्रिड बनाया, ठीक, ऐसे 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 ऐसे, मान के चलो ऐसा, ऐसे ही कुछ आपने चार्ट पर देखा होगा। अब चार्ट पर जब भी आप यूज करते हो तो आप उसमें एक चीज डिफाइन करते हो कि ये पर्टिकुलर बॉक्स, मान के चलो ये 1 सेंटीमीटर है, 1 सेंटीमीटर है, तो आप पर्टिकुलर एक बॉक्स की लेंथ मान के चलो 1 सेंटीमीटर है इस लेंथ में, और इधर भी 1 सेंटीमीटर है, मान के चलो 1 सेंटीमीटर है। तो आप पहले ऐसे डिफाइन करते हो, और फिर चार्ट पर आप लिखते हो कि यहाँ पे आप स्केल डिफाइन करते हो। चार्ट पर आपने अगर 9th-10th क्लास में यूज किया होगा, आप वहाँ ध्यान दियोगे कि आप स्केल डिफाइन करते हो कि चार्ट पेपर पे अगर मैं 1 सेंटीमीटर लेंथ कवर करता हूँ, इसका मतलब एक्चुअल लाइफ में मैं 3 मीटर ट्रेवल करता हूँ, मान के चलो ऐसा। अब मैंने आपको बोला कि आप रिप्रेजेंट करो वेक्टर को, एक ऐसे वेक्टर ए को जो कि 9 मीटर लेंथ का है और ईस्ट डायरेक्शन में है। तो आप क्या करोगे, आपको पता है कि ये बॉक्स 1 सेंटीमीटर का है और 1 सेंटीमीटर 3 मीटर के बराबर है, तो आप 3 बॉक्स कवर करोगे, ऐसे ऐसे 3 बॉक्स कवर किया, और इसको इस डायरेक्शन ड्रॉ कर दोगे। तो आप बोलोगे कि ये एक ऐसा वेक्टर क्वांटिटी है, ये वेक्टर ए है, और ये जैसे ए वेक्टर है, तो वेक्टर को हम ऐसे लिखते हैं, ऐसे एरो डाल के, तो हम इसको बोलेंगे ए वेक्टर हो गया, ये
ए वेक्टर जो कि इस डायरेक्शन में है और इसका मैग्नीट्यूड 9 मीटर है। क्यों? क्योंकि 1 सेंटीमीटर ऑफ बॉक्स जो है वो आपका 3 मीटर बराबर। तो ये देखो, ये जो लेंथ होगी आपकी, ये लेंथ किसके बराबर होगी? मैग्नीट्यूड 9 मीटर के बारे में बता रहा है। मान के चलो मैंने आपको बोला कि एक वेक्टर बी के बारे में बताओ, एक वेक्टर बी के बारे में बताओ जो कि आपका 12 है, 12 मीटर, जिसकी लंबाई 12 मीटर है। तो आप ऐसे 4 बॉक्स कवर करोगे, ऐसे बी वेक्टर लिख दो। सॉरी, तो ऐसे आप बॉक्स कवर करोगे और 1 2 3, सॉरी बी को भी मैं 9 मीटर ही लेता हूँ, आप बी वेक्टर बोलोगे और बी वेक्टर के बारे में आप प्रॉपर्टी बता दोगे कि ये भी 9 मीटर का है, कि इसकी लेंथ बता रही है, उसका डायरेक्शन नॉर्थ में। इसके बोलने का मतलब यही हुआ, जब भी मैं रिप्रेजेंटेशन बात करूंगा आप चार्ट पर इमेजिन करना और सोचना कैसे है। ये तो हो गई रिप्रेजेंटेशन की बात। अब यहाँ पे कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका टेल, ये वाला पार्ट कहलाता है आपका हेड, ठीक है। और जैसे ये पूरे वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, ये पूरा वेक्टर है तो इसको वेक्टर ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और वेक्टर ए के ऊपर अगर मैंने इसे मॉड लगा दिया, इसका मतलब मैं बोलने की कोशिश कर रहा हूँ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर डायग्रामेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे करना है वो मैंने आपको समझा दिया। नेक्स्ट पार्ट जो है आपका, वो है आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। वेक्टर के बारे में बताया, उसको रिप्रेजेंट कैसे करना है उसके बारे में बताया। नेक्स्ट है आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। ओके, सो नेक्स्ट पार्ट है आपका वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन। एडिशन वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन समझने से पहले आपको मैं एक चीज क्लियर करना चाहता हूं कि वेक्टर को हम दो टाइप से ऐड करने के बारे में सीखेंगे। ओके, तो वेक्टर एडिशन जो रहेगा, वेक्टर एडिशन जो हमारा रहेगा वो हम दो टाइप से सीखेंगे। पहला रहेगा डायग्रामेटिक अप्रोच, डायग्रामेटिक अप्रोच, मैटिक अप्रोच, और दूसरा रहेगा आपका यूनिट वेक्टर अप्रोच। अब आप बोलोगे कि सर नई नई क्वांटिटीज इंट्रोड्यूस हो रही हैं कि यूनिट वेक्टर नाम का एक चीज लिख दिया आपने, अब ये सब क्या होता है? सब आगे की चीजें आगे आपको पता चलेगी। अब डायग्रामेटिक अप्रोच जो है ना, इसमें आपको सीखना है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, इसमें आपको सीखना है वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, लॉ ऑफ एडिशन। अब यूनिट वेक्टर अप्रोच क्या रहेगा इसके बारे में मैं आगे आऊंगा। अब वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन दो टाइप से होते हैं। फर्स्ट होता है आपका पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और दूसरा आता है आपका ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। अब मान के चलो, जैसे एक प्रीवियस क्वेश्चन पे आते हैं कि मैंने आपको पूछा था 3 मीटर ईस्ट और 5 मीटर नॉर्थ, या 5 मीटर ईस्ट 3 मीटर नॉर्थ, इन दोनों को जोड़ोगे क्या क्वांटिटी आएगी? उसका आंसर यहाँ मिल जाएगा जब आप वेक्टर ऑफ एडिशन पढ़ोगे। अब देखो इसको कैसे कैटर आउट करेंगे हम। स्टार्ट करूंगा मैं पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन कैसे करना है ध्यान से समझना। मान के चलो मैंने एक वेक्टर ए दिया, ऐसे ए वेक्टर, दूसरा वेक्टर बी दिया ऐसे, और मैंने बता दिया आपको कि मॉड ऑफ ए, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था मॉड ऑफ ए का मतलब होता है आपका इसका मैग्नीट्यूड। मान के चलो 5 यूनिट, यूनिट कुछ भी हो सकता है, मीटर हो सकता है, आपका वेलोसिटी है तो मीटर पर सेकेंड हो सकता है, एक्सेलरेशन है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पर वेक्टर होना चाहिए। और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया आपको 3 यूनिट, ऐसा दे दिया, ऐसा कुछ। अब मैंने आपको बोला है कि इन दोनों के जोड़ के बताओ कि क्या होगा। अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन समझने से पहले आपको एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि whenever we shift, नोट पॉइंट है ये, कि whenever we shift
whenever we shift a vector parallel to itself, then it will remain unchanged. Then it will remain unchanged. ये unchanged रहेगा, ठीक है. Whenever we shift a vector parallel to itself, then it will remain unchanged. जैसे कि कॉमन सेंस वाली बात है. मान के चलो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, 3 मीटर ईस्ट डायरेक्शन. इसको इसके पैरेलली शिफ्ट करते हैं. अगर मैं इसको इसके पैरेलली डाउन शिफ्ट करूं, यहाँ पे शिफ्ट करूं, तब भी ये 3 मीटर ही रहेगा, ईस्ट में ही रहेगा. अगर मैं यहाँ शिफ्ट करूं, तब भी ये 3 मीटर ही रहेगा, ईस्ट में रहेगा. पैरेलल टू इटसेल्फ स्पेस में कहीं पे भी मैं इसको शिफ्ट करूं, ये 3 मीटर ही रहेगा, ईस्ट में ही रहेगा. तो पैरेलल टू इटसेल्फ जब भी कभी आप वेक्टर क्वांटिटी को शिफ्ट करते हो, ये चेंज नहीं होता है, ये अनचेंज रहता है. ये आपको दिमाग में बिठा के रखना. अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन का फर्स्ट स्टेप यहीं से चालू होता है. अगर आपको ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करना है, तो स्टेप वन ऐड टेल टू टेल. अब मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐसे पैरेलली शिफ्ट करूंगा कि इन दोनों का टेल एक दूसरे से ज्वाइन हो जाए. जैसे कि बी वेक्टर को यहीं पे रहने दिया, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं किया, और ए वेक्टर को पैरेलली जैसे ये था, इसको पैरेलली यहाँ शिफ्ट किया कि इसका टेल इससे आके मैच हो जाए. तो ऐसे शिफ्ट करके इसके टेल से टेल को मैच करा दिया. अब यहाँ पे आपको पैरेललोग्राम बनाना है. सॉरी, ऐसे आपने पैरेललोग्राम बना दिया, ठीक. अब आपको पैरेललोग्राम पता है कि दो साइड्स आमने सामने की साइड्स पैरेलल होती हैं और उनके लेंथ आपस में बराबर होते हैं. अब जब आपने पैरेललोग्राम बनाया, तो आपसे सीधे ये बताना है कि अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को जोड़ूंगा, तो एक नया वेक्टर मिलेगा जिसको आपको सीधे यहाँ से स्टार्ट करना है, अपोजिट डायगोनल पे जोड़ देना है. इसको बोल देना है आपको रिजल्टेंट आर वेक्टर. आप सिंपल वर्ड्स में बोलोगे कि सर अगर मैं ए वेक्टर और बी वेक्टर को ऐड करूं, तो मुझे एक नया वेक्टर आर वेक्टर मिलेगा, और डायग्राम में ये दिखाया गया है कि ये आर वेक्टर. अब आपसे पूछा जाएगा कि सर वेक्टर ए की लेंथ आपने तो बता दी 5 यूनिट, अभी मैं ए ही लेके चलता हूँ, इसका मैग्नीट्यूड ए है. बी वेक्टर, इसकी लेंथ तो आपने बता दी बी, इसका डायरेक्शन भी आप दिखा रहे हो. आर वेक्टर है, आर वेक्टर आपसे दो चीजें पूछी जाएगी कि आर वेक्टर की लेंथ क्या है. सर आपसे दो चीजें पूछी जाएगी. पहला कि सर आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड या उसकी लेंथ है क्या, और सेम नेक्स्ट आपसे पूछा जाएगा डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर. डायरेक्शन ऑफ आर वेक्टर जब मैं बोल रहा हूँ, इसका मतलब है एंगल ऑफ आर विथ ए वेक्टर कितना है, और एंगल ऑफ आर वेक्टर विथ बी कितना है. ये दो चीजें आपसे पूछी जाएंगी. अब देखो कैसे करेंगे. पहले इसके मैग्नीट्यूड के बारे में बात करते हैं. तो जैसे देखो, मैं अगर इसमें थोड़ी सी कलाकारी करूं, मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ ऐसे परपेंडिकुलर, इसको जरा एक्सटेंड कर रहा हूँ ऐसे. मान के चलो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल मैंने दिया है कंप्लीट एंगल थीटा. यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा हूँ थीटा, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर. ये आपको गिवन है, ये आपको गिवन रहेगा क्वेश्चन में. अब इस थीटा के बिहाफ में आपको आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालना है कि आर वेक्टर की लेंथ कितनी है. आपने 9th-10th में पढ़ा है जियोमेट्री, तो ये अगर एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल मैं बोल सकता हूँ कि ये वाला भी एंगल थीटा है. अब नेक्स्ट, ये वाली लेंथ अगर ए है, ये वाली लेंथ अगर ए है, तो ये वाली भी लेंथ ए हो जाएगी. आपको पता है पैरेललोग्राम में सामने आमने सामने के साइड सेम होते हैं. ए है तो ये भी ए हो जाएगा. अब देखो जरा, ये अगर ए है, ये थीटा है, तो मुझे लगता है अगर मैं इसकी कुछ नेमिंग कर दूं, कुछ मान के चलो एम एन ओ, एम बी, तो इसको बी से रिप्रेजेंट किया है, इसको एम
एन ले लेता हूँ इस पॉइंट को और इसको ले लेता हूँ क्यू। देखो तो इन ट्राइंगल एम एन क्यू, इन ट्राइंगल एम एन क्यू, आप देखो तो जरा, क्या मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू एन से क्यू का डिस्टेंस एन क्यू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज गोइंग टू बी ए, लेंथ ए, दैट मीन्स उसको एम एन लिख देता हूँ। तो एन क्यू डिवाइडेड बाई ए, ये हो गया। अब यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करने जाओ तो एन क्यू की वैल्यू आ जाएगी ए कॉस थीटा, ऐसे आ गई। तो दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब हुआ कि एन क्यू ये वाली लेंथ आपकी आ गई ए कॉस थीटा, ठीक है, ये वाली लेंथ आपकी आ गई ए कॉस थीटा। अब इस पॉइंट की भी कुछ नेमिंग कर देता हूँ मैं, इस पॉइंट के मान के चलो मैं ओ ले लेता हूँ, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट जो है इसको ओ ले लेता हूँ। इन ट्राइंगल एम ओ क्यू, इन ट्राइंगल एम ओ क्यू, एम ओ क्यू कंप्लीट ट्राइंगल, आप देखो तो मुझे लगता है एम ओ क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, मुझे लगता है एम ओ क्यू एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ऐसे देखते जाओ। अगर मैं इस राइट एंगल ट्राइंगल की बात करूं तो एम ओ का स्क्वायर, आई कैन राइट एम ओ का स्क्वायर, ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू का स्क्वायर प्लस एम क्यू का स्क्वायर, एम क्यू का स्क्वायर। अच्छा, ट्राइंगल एम एन क्यू में एक और चीज है, जैसे ये हो गया ए कॉस थीटा, तो मुझे लगता है ये वाला बन जाएगा ए साइन थीटा। सेम प्रोसीजर आप लगाओगे, साइन थीटा इक्वल्स टू एम क्यू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, वहां से आप एम क्यू निकाल लोगे, वो एम क्यू आ जाएगा ए साइन थीटा, इसके बराबर। तो एमओ का स्क्वायर, एमओ का स्क्वायर दैट मीन्स आर, एमओ दैट मीन्स आर की लेंथ, तो आर स्क्वायर इक्वल्स टू ओ क्यू का स्क्वायर, ओ क्यू को मैं लिख सकता हूँ बी प्लस ए कॉस थीटा, बी प्लस ए कॉस थीटा इसका स्क्वायर प्लस एम क्यू दैट मीन्स ए साइन थीटा स्क्वायर, ए साइन थीटा स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। ध्यान से देखते रहो, आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस ए कॉस थीटा होल स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा का स्क्वायर, ऐसे लिख सकता हूँ। अब इसको जरा कैलकुलेट करते हैं, इसको जरा कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने लास्ट पेज में आपको क्या बताया, ये देखो लास्ट पेज में आपको बताया मैंने कि आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी प्लस ए कॉस थीटा स्क्वायर प्लस ए साइन थीटा स्क्वायर। अब इसी को जरा आगे कैलकुलेट करते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आप जानते हो, प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ऐसे ले लिया मैंने। अब यहाँ से आर स्क्वायर को अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मुझे लगता है दिस टर्म प्लस दिस टर्म, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो आपका यहाँ से आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, कॉस थीटा। यहाँ से आर की वैल्यू आप निकालने जाओ, आर की वैल्यू आ जाएगी रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही आ जाएगा। तो आपको, आपके पास कितने क्वेश्चंस थे, आपके पास 3 क्वेश्चन थे जिसका आपको सॉल्यूशन निकालना था कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है, इसकी लेंथ हमने निकाल ली, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। नेक्स्ट आपको निकालना है एंगल ऑफ आर विथ ए, एंगल ऑफ आर विथ बी, ये दो चीजें आपको निकालनी है। जरा देखते हैं, तो ये फर्स्ट, ये आपको याद रखना है कि आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो होगा वो रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा होगा। यहाँ ए जो है वो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड है, बी जो है वो वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड है, थीटा जो है वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल है। सॉरी। नेक्स्ट मुझे आर वेक्टर का एंगल पता करना है ए वेक्टर के साथ और बी वेक्टर के साथ। तो मैंने कुछ ऐसे बी वेक्टर आपको ऐसे दिया था, ए वेक्टर कुछ ऐसे दिया था, ए वेक्टर कुछ ऐसे दिया था, फिर आपने एक पैरेललोग्राम बनाया था ऐसे करके, ऐसे करके आपने एक पैरेललोग्राम बनाया था, और फिर आपने बोला कि सर रिजल्टेंट वेक्टर जो होगा वो ये है रिजल्टेंट वेक्टर। इसको थोड़ा सा सही से बना लेते हैं। ऐसे किया था, और फिर रिजल्टेंट वेक्टर जो है आपका
यहाँ से ऐसे ड्रॉ किया था सर आपने, ये हो गया आपका आर वेक्टर। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने निकाल लिया कि उसकी लेंथ कितनी होगी, रूट ओवर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, जहाँ पे थीटा ए और बी के बीच का एंगल है। अब मेरा नेक्स्ट कंसर्न है कि आर वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और नेक्स्ट कि आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, दैट मींस बीटा। ये मुझे निकालना है। आर वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ये दो चीजें मुझे निकालनी है। तो आपको याद होगा मैंने यहाँ पे ऐसे राइट एंगल ट्राइंगल बनाया था, ऐसे करके ऐसे बनाया था, और थीटा आपको पता है ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का पूरा एंगल जो है वो थीटा है। उसको भी नोट करना चाहो तो ऐसे कर सकते हो, ये पूरा जो एंगल है ये थीटा है। अब ये एंगल थीटा था तो सारी क्वांटिटी मैंने लिख दी थी आपको, ये बी था, ये आपका ए कॉस थीटा था, ये वाला आपका ए साइन थीटा था, एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन। अब जरा देखो मैंने जो नेमिंग करी थी उस पर वापस आता हूँ। मैंने नेमिंग करा था, ऊपर वाले पॉइंट को मैंने एम लिखा था, एम, फिर ये ओ लिखा था, फिर इसको क्यू लिखा था, एम ओ क्यू। तो यहाँ पे नेमिंग कर देता हूँ मैं फिर से, एम ओ, और इसको रखा था क्यू। देखो जरा, इन ट्राइंगल एम ओ क्यू, एम ओ क्यू, इन ट्राइंगल एम ओ क्यू, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ध्यान से देखते रहना, एम ओ क्यू। यहाँ पे देखो तो अगर मैं यहाँ पे कॉस अल्फा लिखने की कोशिश करूँ, कॉस अल्फा, कॉस अल्फा या टेन अल्फा, कॉस अल्फा की जगह मैं टेन अल्फा लिखता हूँ। मान के चलो मैं टेन अल्फा लिखने की कोशिश करूँ, मुझे अल्फा ही निकालना है, टेन अल्फा। तो टेन अल्फा देखो तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट मीन्स एम क्यू डिवाइडेड बाय बेस की वैल्यू होगी आपकी ओ क्यू। अब मैं यहाँ से टेन अल्फा निकालने जाऊँ तो एम क्यू, एम क्यू का मतलब हो गया आपका ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय ओ क्यू। ओ क्यू की वैल्यू देखो अगर मैं तो बी प्लस ए कॉस थीटा जाएगा, बी प्लस ए कॉस थीटा। अब कोई बोला कि सर यहाँ से अल्फा कैसे निकालोगे, आपको क्वेश्चन में ए देगा कि ए की वैल्यू है 5 यूनिट, थीटा आपको क्वेश्चन में देगा कि थीटा है 60 डिग्री, बी की वैल्यू देगा कुछ है 3 यूनिट, थीटा आपको पता है कि कुछ है 60 डिग्री 30 डिग्री कुछ दिया रहेगा, आपको 10 अल्फा की कोई वैल्यू आएगी। मान लो 10 अल्फा की वैल्यू आई √3, आप सीधे बोल दोगे कि सर 10 थीटा √3 तो 60 डिग्री पे होता है, इसका मतलब अल्फा 60 डिग्री है। और अगर मान के चलो 10 अल्फा कुछ ऐसा आया जिसकी वैल्यू आपको नहीं पता कि 10 अल्फा या √2, सारी वैल्यूज पता होने के बाद, तब आप यहाँ से अल्फा आराम से लिख सकते हो कि अल्फा जो है वो 10 इनवर्स ए साइन थीटा डिवाइडेड बाय बी प्लस ए कॉस थीटा है, बी प्लस ए कॉस थीटा, डायरेक्टली लिख दिया। अल्फा किसके साथ एंगल है, अल्फा इज द एंगल विथ बी वेक्टर, अल्फा एंगल विथ बी वेक्टर। अभी थोड़ा सा ना यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि इसको याद कैसे रखना है, एंगल विथ बी वेक्टर। अब मैंने तो आपसे दो क्वेश्चन पूछा था कि आर वेक्टर का एंगल बी वेक्टर के साथ भी बताओ, आर वेक्टर का एंगल ए वेक्टर के साथ बताओ। अगर आप स्मार्ट रहोगे, अगर आप स्मार्ट हो तो मुझे लगता है 10 बीटा आप आराम से निकाल सकते हो, जस्ट आप ए को बी से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं 10 बीटा अगर मुझे लिखना पड़ेगा, ज्यादा डेरिवेशन नहीं करूंगा मैं, बस यहाँ पे ए को बी से रिप्लेस कर दूंगा, ये बन जाएगा बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो 10 बीटा। अब यहाँ पे याद रखना कि जैसे ही आपने 10 बीटा लिखा, नोन वैल्यू आई तो बीटा आपको पता चल जाएगा, अननोन वैल्यू आई तो आप सीधे बीटा इक्वल्स टू 10 इनवर्स बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब ये बी जो है ये एंगल विथ ए वेक्टर है, एंगल विथ ए वेक्टर, ऐसा पता चल गया। तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन मैंने आपको समझाया कि पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में आपको ऐड कैसे करना है। जब आपको ए वेक्टर बी वेक्टर को ऐड करना है तो डायग्राम आपको दिया रहेगा, डायग्रामेटिक वर्जन है, आपको डायग्राम पता होना चाहिए कि ए वेक्टर का डायग्राम ये है, बी वेक्टर का डायग्राम ये है, उनके बीच का एंगल ये है। अब देखो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल जब भी मैं बोल रहा हूँ तो उनके टेल टू टेल को ज्वाइन करना, फिर उनके बीच का एंगल देखना, टेल टू टेल को ज्वाइन करना, फिर उनके बीच का एंगल देखना, उनके बीच का एंगल टेल टू टेल को ज्वाइन करने के बाद जो छोटा वाला स्मॉलेस्ट एंगल है वो उनके बीच का एंगल होता है, ठीक है।
तो मैंने आपको बताया कि ए वेक्टर आपको पता है कि उसका मैग्नीट्यूड क्या है, बी वेक्टर आपको पता है उसका मैग्नीट्यूड क्या है, उनके बीच का एंगल थीटा आपको पता है। अब आपको आर वेक्टर निकालना है। आर वेक्टर दैट मीन्स आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी आपको निकालना है, आर वेक्टर का डायरेक्शन कि आर वेक्टर ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है, आर वेक्टर बी वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तीनों चीजों का आंसर मैंने आपको दे दिया। अब जरा किसी ने पूछा कि सर इसका विजुलाइजेशन कैसे करें, क्योंकि फिजिक्स में सबसे जरूरी चीज ये है कि आपका विजुलाइजेशन स्ट्रांग होना चाहिए। तो आते हैं जरा विजुलाइजेशन पार्ट पे। ओके सो मैंने यहाँ पे विजुलाइजेशन की बात करी कि एक बार विजुलाइज करते हैं कि एक्चुअल में वेक्टर्स एडिशन दिखता कैसे है। तो यहाँ पे आपको एक रेड कलर का दिख रहा होगा, रेड कलर के वेक्टर को R1 वेक्टर बोला है उन्होंने। ये जरा इसको रोटेट करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये वाला जो वेक्टर है इसको उन्होंने बोला है कि ये R1 वेक्टर है। ये देखो ये R1 वेक्टर है और ये ब्लू कलर का वेक्टर जो है ये R2 वेक्टर है। मुझे देखना है कि डिफरेंट डिफरेंट एंगल में, मैंने आपको फॉर्मूलाज बता दिए R1 R2 के अकॉर्डिंग क्या क्या फॉर्मूलाज रहेंगे। तो मुझे ये देखना है कि इसका एडिशन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले मैं R1 और R2 को अलाइन करता हूँ। R1 को भी देखो 3 यूनिट लेके जाता हूँ, R2 को भी 3 यूनिट। अब आप स्मार्ट हो, आप यहाँ पे आराम से मेंशन कर सकते हो कि R1 वेक्टर जो है वो आपका R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो है आपका 3 यूनिट और R2 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो भी है आपका 3 यूनिट। और यहाँ पे आपको देख के समझ में आ रहा है कि R1 और R2 वेक्टर के बीच का जो एंगल है, R1 और R2 वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो आपका 0 डिग्री है। R1 और R2 वेक्टर के बीच का एंगल, तो R1 और R2 वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ पे कैलकुलेशन में आते हैं तो R1 वेक्टर थीटा की वैल्यू जो है आपकी, थीटा इज गोइंग टू बी 0 डिग्री। तो अब मुझे मॉड ऑफ R1 वेक्टर R2 वेक्टर ऐसे कैलकुलेट करना है। तो मॉड ऑफ R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर मैं रूट ओवर R1 का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R1 R2 कॉस 0 डिग्री ऐसा लिख सकता हूँ। तब यहाँ से देखो रूट ओवर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय कॉस 0 डिग्री 1 होता है। यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी 9 प्लस 9 प्लस 18, इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी रूट ओवर 36। दैट मीन्स इसकी वैल्यू आ जाएगी आंसर 6। आप चेक करो यहाँ पे 6 दिया हुआ है, मॉड ऑफ R1 प्लस R2 आपका 6 दिया हुआ है, मतलब ये रिजल्टेंट वेक्टर है। रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आपका 6 यूनिट और हमारे कैलकुलेशन में भी वो 6 यूनिट ही आया है। हमारे कैलकुलेशन में भी वो 6 यूनिट ही आया है। अब आप मुझसे ये पूछ सकते हो कि सर अल्फा बीटा का क्या मतलब है। तो आपको अगर याद होगा तो मैंने बताया था अल्फा जो एंगल है आपका वो है आपका बी वेक्टर के साथ और बीटा जो है वो आपका ए वेक्टर के साथ। और अगर आपको फॉर्मूला ध्यान में हो तो देखो यहाँ पे जब मैं कैलकुलेट कर रहा था तो अल्फा जब मैंने निकाला था, अल्फा एंगल विथ बी वेक्टर, बी वेक्टर ऐसे है एंगल विथ बी वेक्टर, तो मैंने ए को न्यूमरेटर में रखा था और बीटा दैट मीन्स एंगल विथ ए वेक्टर तो मैंने बी को न्यूमरेटर में रखा था। यहाँ पे वैसे एंगल की बात करनी भी जरूरी नहीं है क्योंकि R1 R2 सेम डायरेक्शन में। आप तो मुझसे यहाँ तक पूछ सकते हो कि सर आपने इतना कैलकुलेशन क्यों किया, R1 3 यूनिट R2 भी 3 यूनिट, दोनों सेम सेम डायरेक्शन में, 3 + 3 6 हो जाना चाहिए था। मैं बोलूँगा ऑब्वियसली नॉट एन इशू, आप बोल सकते हो, कोई इशू नहीं। अब लेकिन अगर मैं कल को ये एंगल चेंज कर दूं, मान के चलो मैं R1 वेक्टर को यहाँ पे लेके जाता हूँ और 3 यूनिट की जगह मान के चलो 4 यूनिट कर दिया, ऐसा कर दिया, 3 यूनिट की जगह 4 यूनिट कर दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि मुझे अब बताओ R1 वेक्टर और R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो आप फिर से जाओगे कैलकुलेशन पे, आप बोलोगे सर नेक्स्ट एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग आपका R1 वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो है आपका, यहाँ पे दिख रहा है R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है आपका, ये है R1 वेक्टर 4 यूनिट है। तो R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 4 यूनिट और R2 वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है वो 3 यूनिट है। और सर आप स्मार्ट, आप एंगल R1 वेक्टर R2 वेक्टर के बीच का एंगल देख सकते हो 90 डिग्री है। मॉड ऑफ R1 वेक्टर प्लस R2 वेक्टर मतलब ये कोई रिजल्टेंट वेक्टर है जिसका, इसको कुछ कैपिटल R भी लिख सकते हैं हम लोग, कैपिटल R वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो रूट ओवर R1 स्क्वायर दैट मीन्स 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 3 कॉस 90 डिग्री ऐसा लिख दिया। अब कॉस 90 डिग्री मुझे पता है 0 होता है, तो हो गया रूट ओवर 16 प्लस 9 दैट इज गोइंग टू रूट ओवर 25। आंसर देखो 5 यूनिट आ गया। आप चेक करो सिमुलेशन में,
ये दे R1 प्लस R2 वेक्टर और इसका मैग्नीट्यूड आया 5 यूनिट। अब आप देखो अल्फा और बीटा निकालना। देखो R2 वेक्टर के साथ एंगल निकालना है। ये देखो ये इन्होंने थीटा मतलब जो हम लोग अल्फा बीटा समझे उन्होंने अलग से थीटा लिख दिया है। तो R2 वेक्टर के साथ इसका एंगल निकालना है, ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक का। तो एंगल विथ R2 वेक्टर देखो कैसे कैलकुलेट करेंगे। एंगल विथ R2 वेक्टर विथ R2 वेक्टर ऐसे निकालना है। मैंने आपको बताया कि अगर R2 के साथ एंगल निकालना है तो R1 को न्यूमरेटर में रखना पड़ेगा, R1 साइन 90 डिग्री। देखो एंगल इन दोनों R1 और R2 के बीच का 90 डिग्री डिवाइडेड बाय R2 प्लस R1 कॉस 90 डिग्री ऐसे लिखना पड़ेगा। अब R1 का मैग्नीट्यूड है कितना 4 और ये 10 निकाल रहे हो आप 10 अल्फा मान के चलो। तो यहाँ से 4 डिवाइडेड बाय R2 वेक्टर है आपका 3 और cos 90 होता है आपका 0। तो यहाँ से आप चेक करोगे तो 10 अल्फा की वैल्यू आ गई आपके पास 4/3। और अगर आपको याद हो 10 अल्फा अगर 4/3 आता है तो इसको हम अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री लिखते हैं। चेक करते हैं सिमुलेशन में, देखो 53.113 डिग्री दिखा हुआ है, मैंने बोला अप्रॉक्सीमेटली 53 डिग्री लेते हैं। अब कोई बोला नहीं सर मुझे इसके साथ एंगल चाहिए, ये वाला एंगल चाहिए, R1 वेक्टर के साथ कितना एंगल बना रहा है। तो मैं उस पर कैलकुलेशन पे जाऊंगा कि एंगल विथ R1 वेक्टर अगर लिखना है मुझे, एंगल विथ R1 वेक्टर दैट मीन्स 10 बीटा अगर मुझे लिखना है तो 10 बीटा मैं बोलूँगा। अभी मैं R2 को न्यूमरेटर में रखूँगा, R2 साइन 90 डिग्री डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 कॉस 90 डिग्री। कॉस 90 डिग्री मेरा होता है 0, R2 की वैल्यू है 3 डिवाइडेड बाय साइन 91 होता है, R1 की वैल्यू है आपकी 4 तो 3/4। यहाँ से आपका 10 बीटा आ गया आपके पास 3/4। अब मुझे पता है कि आप ट्रिग्नोमेट्री पढ़े हो तो उसके अकॉर्डिंग आपको पता होगा कि अगर 10 बीटा 3/4 आता है तो अप्रॉक्सीमेटली 37 डिग्री लिखते हैं। आप सिमुलेशन में चेक कर सकते हो, अगर ये 53 डिग्री है 90 में से 53 को माइनस किया 37 डिग्री आ गया। वैसे भी करके आप निकाल सकते हो। लेकिन अगर यहीं पे मैं एंगल और चेंज कर दूं, ऐसे चेंज कर दूं, ऐसे चेंज कर दूं, कुछ ऐसा कि R1 को इधर लेके आया, R2 को ऐसे लेके आया, ठीक है, R1 को इधर से लेके आया। अब यहाँ पे कुछ एंगल को मैंने ऐसे एडजस्ट किया है कि अभी इन दोनों के बीच का एंगल मुझे पता नहीं है कि R1 और R2 के बीच का एंगल कितना है। कल को वो एंगल देंगे तो फिर से मॉड ऑफ R1 R2 निकाल सकते हैं, फिर से ये एंगल अल्फा ये एंगल बीटा ऐसे निकाल सकते हैं। इसमें और भी बहुत सारी चीज़ें इस सिमुलेशन में कि आप देखोगे, जैसे R1 और R2 कैसे रखा मैं। अब अगर R1 की वैल्यू ऐसे बढ़ाते जाऊँ, ऐसे बढ़ाते जाऊँ, आप देखोगे रिजल्टेंट वेक्टर एंगल ये वाला 15, जैसे देखो इसको कम करता हूँ 1 लेके आता हूँ तो एंगल 18 डिग्री, बढ़ाते जा रहा हूँ 2 किया एंगल 33, 3 किया 45, 4 किया 54, 5 किया 59। तो जैसे जैसे R1 वेक्टर का मैग्नीट्यूड बढ़ता जा रहा है ये रिजल्टेंट वेक्टर R1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। उसी तरह यहाँ पे अब इसकी वैल्यू अगर मैं बढ़ाऊँ, इसकी वैल्यू अब देखो एंगल घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है। दैट मीन्स अभी अगर R2 का मैग्नीट्यूड बढ़ा रहा हूँ तो ये एंगल मतलब रिजल्टेंट वेक्टर R2 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट क्लास में और डिस्कवर करेंगे। आज की क्लास में मैं इतना तक ही रखता हूँ, इससे फर्दर की चीज़ें नेक्स्ट क्लास में डिस्कस की जाएंगी इसी सिमुलेशन के थ्रू। इस सिमुलेशन पे बहुत एक्सटेंसिव डिस्कशन होगा नेक्स्ट क्लास में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और मैं फर्दर और भी बहुत सारे लेक्चर्स कंटिन्यूसली अपलोड करता जाऊँगा। आपसे यही एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप क्लास 11th में हैं और अभी आपने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, या फिर आप 12th पास आउट है और अभी आपने जेईई की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है या नीट की प्रिपरेशन स्टार्ट करी है, और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, फॉलो इट, सब्सक्राइब इट जो कि बोला जाता है, एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आएंगी। मैं धीरे धीरे करके DPVs वगैरह भी अपलोड करूँगा, क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करूँगा, बहुत सारी चीज़ें अपलोड करूँगा। So that's all for today. Thank you all of you. Thank you very much. Have a good time. Thank you.